इसके सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। हमारा पेपर सेट ये है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर किसी के इसमें 110 नंबर से कम आते हैं, जिसने पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, और उसके 110 से नंबर कम आए, तो उसका मतलब ये है कि उसने सीरियस पेपर अटेम्प्ट करना नहीं सीखा है। ठीक है। बिना पढ़े आपके 100 नंबर आने चाहिए थे इस पेपर में। और मैं आपको करके बताऊंगा अभी, बहुत इजी वे में आपको मैं करके बताऊंगा सेम चीज। ठीक है। बहुत इजी वे में, टू द पॉइंट। बहुत सारे पीवाई के रिपीट हुए हैं, एज इट इज रिपीट हुए हैं। मैंने मतलब एग्जाम के बाद आज ही देखा है इस पेपर को, मतलब इसके सॉल्यूशन भी नहीं देखा इवन, क्योंकि सॉल्यूशन देखने का कभी टाइम मिला नहीं था इससे पहले। ठीक है। तो बहुत शानदार पेपर है, और बहुत ज्यादा अप्लाइड पेपर है। मतलब पढ़ के जाने वाला गेम था नहीं ऐसे, कितना भी पढ़ लो उसके लिए कोई तूफानी काम कर नहीं सकते थे। बस आपका बैकएंड था, बैकएंड में एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आप इस चीज को समझ सको कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, और किस टाइप के क्वेश्चनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। इस पेपर की सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? अगर मैं एक लर्निंग कहूँ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हिंदी में, तो सीधा इंग्लिश में चले जाना। कोई भी स्टेटमेंट आपको एक्सट्रीम लग रहा है, सीधा उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ लेना। ये इस पेपर की सबसे बड़ी लर्निंग। कभी भी हिंदी का एक्सट्रीम समझ के उसको मत काटना, क्योंकि वो पेपर क्वेश्चन गलत करा सकता है। मेरे एक दो क्वेश्चन ऐसे गलत हुए हैं, क्योंकि मैंने उसका इंग्लिश वर्जन नहीं पढ़ा। अभी मैं कराऊंगा आप। अब देखो, सूचीबद्ध कंपनी को, अरे भाई सूचीबद्ध कंपनियों को आरबीआई करेगा, तो सेबी क्या करेगा फिर? अपनी दुकान बंद करके बैठ जाएगा। ऑर्गेनाइज, 1000 बार बताया, ऑर्गेनाइजेशन गलत होता है, यहाँ पे भी गलत है। भारत में बीसीए प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में प्रकटन करती है तो उस मुख्य गैर वित्तीय स्वरूप के। हाँ भाई, नाम से पता चल रहा है। व्यवसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट। व्यवसायिक उत्तरदायित्व की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि भाई, वो ऐसा तो नहीं बोल रहा सारे, ये बोल रहा मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के। हाँ भाई, हो सकते हैं। अब देखो, ये और भी मजेदार सवाल है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन, ऊन, संवर्गीय कृषि कार्यकलाप प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। अब मैंने तुम्हें एक सवाल बताता हूँ, मैं यूपी का रिपीटेड पीवाई पीवाई के में उसने बोला था कि कौन कौन सी चीजों पर जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। उसमें उबले हुए अंडे ऑप्शन था, और ऊन देखो, ऊन, ऊन पे टैक्स छोड़ देगी ये सरकार? पॉसिबल नहीं है भाई। छूट प्राप्त है, नहीं जी नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना गया। बात सही है भाई, अगर पूंजीगत परिसंपत्ति मानते तो उस पर टैक्स मांगते ना। तो ये तो बोल ही रहा है कि उसको टैक्स नहीं लेता। लेकिन इसने देखो, और जैसे कृषि कार्यकलाप, आय को किसी भी कर से मुक्ति प्राप्त है। अरे भाई, इस पे अंडों पे तो उस टाइम ही उसने बता दिया, जीएसटी अगर लग गई, तुम अंडे लाते हो, इस पे कुछ तो लगता होगा, कुछ तो टैक्स वैक्स लगता होगा, उन पे कुछ तो बोल के इतनी सारी चीजें बनती है, कुछ तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। और भाई बोल रहा है किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं, किसी भी प्रकार के कर से छूट प्राप्त। पॉसिबल नहीं भाई, मोदी जी क्या खाएंगे, क्या बेचेंगे? एक सही नहीं है, दूसरा सही है। एलिमिनेशन आराम से लग रहा है, लॉजिक लग रहा है, दिमाग लगाओगे आराम से लग रहा है। ये दोनों इजी क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के, कंसेप्चुअल। यहाँ पे लॉजिक भी लग रहा है, इकोनॉमी का कंसेप्चुअल भी। अब देखो, फिर से लॉजिक से कौन सा सही है। भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है, तभी तो इसने पेपर पर सवाल पूछा होगा। ऐसे थोड़ी बोला है कि भारत एकमात्र सदस्य है, भारत सबसे इसके बड़ा भागीदार सदस्य नहीं। जेनेरिक स्टेटमेंट, अति आवश्यक खनिजों से साधन संपन्न।
अरे भाई, हमारे पास जितने भी सारे भी मिनरल है, अगर हमारे पास खुद ही होते तो फिर हम इसकी खनिज सुरक्षा भागीदारी में क्यों बंद पड़ते, इस वो ग्लोबल की जो है। दूसरा काटो भाई, दूसरा काट दो, दूसरा काट दो, दूसरा काट दो, आंसर इज सी। तीसरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं। अब देखो इन्होंने क्या किया था, कंपोजिट लाइसेंस दे दिया था माइनर मिनरल्स के लिए, और सरकार को अनन्य रूप से सशक्त कर दिया गया था। ये ही सेम क्वेश्चन यूपीएससी फिर 2026 में पूछ सकती है कि भाई जो भी ये रेयर अर्थ मिनरल है, इनकी जिम्मेदारी किसके पास। ठीक है। चलो 1 मिनट वेट करना ना, मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ ना, तुम्हें क्या है बाद में दिक्कत होगी, मानोगे नहीं, नहीं तो। एक, ऑर्गेनाइजेशन गलत। दो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तीन, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ये तो कॉमन सेंस वाले थे, बेसिक कंसेप्ट वाले थे, ये इनको तो इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा। इसमें लॉजिक मान देता हूँ कि ये क्रॉस चेक वाला ये बना के और ये बना के तुम कर सकते थे, अगर तुमने थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ा है, लेकिन सारा लॉजिक नहीं है। चलो अब देखो, जहां तक किसी कंपनी में निवेश के प्राप्त प्रतिफलों का आमतौर पर ये माना जाता है, देखो आमतौर पर सर आवाज चली गई। कि स्टॉक धारक के। अब आ रही है। देखो आमतौर पर ये माना जाता है, जनरली ऐसे स्टेटमेंट सही होते हैं। ठीक है, और ये बोल भी रहा है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बांड धारकों को अपेक्षा कम जोखिम रहता है। हाँ भाई, सबसे लिक्विडेशन में सबसे पहला बॉन्ड वालों को ही मिलता है, इक्विटी वालों को सबसे लास्ट में मिलता है, ये स्टेटमेंट तो सही है। बॉन्ड धारक अपनी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जबकि स्टॉक उसके स्वामी होते हैं। ये बात भी सही है, इस वजह से ही तो उनको सबके बाद में लिक्विडेशन का पैसा मिलता है, बात तो सही है। और भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। यही बात तो ये कह रहा है। तो ये तो इसके अप्लाई यही कर रहा है कि भाई ये ऋणदाता होते हैं, ये स्वामी होते हैं, इसलिए इनको प्रायोरिटी आती है, इनको बाद में दिया जाता है, जिसके कारण ये सुरक्षित होते रहे, ये असुरक्षित होते हैं। तीनों कहानी जुड़ गई, इससे इन दोनों की कहानी जुड़ रही है। देखो स्टेटमेंट ऐसे पढ़ो, बॉन्ड धारक किसी, पहले दूसरा पढ़ो, बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जबकि स्टॉक उसके स्वामी होते हैं। पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। इस कारण से यहाँ तक कि कंपनी के निवेश के प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों की अपेक्षा कम जोखिम रहता है। दोनों स्टेटमेंट इसकी व्याख्या कर रहे हैं आसानी से। एक क्वेश्चन सबसे इजी टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के इनको बिल्कुल मत छोड़ना, आराम से करना, बहुत इजी होते हैं। पहले अजर्सन पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना, और आराम से इसको सोल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से पेपर सोल्व हो जाएगा। चलो कौन सा सही है। वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी संविधाओं को कारोबार में भारतीय अत्यधिक बृहदंश होता है, और इसमें भारत की सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। पता नहीं स्टेटमेंट सही है कि नहीं, देखते हैं। एक्सट्रीम तो लग रहा है सभी, अतिवृद्धि, अत्यधिक वृहद। चलो, हाल ही में विगत समय में भारत के स्टॉक बाजार में तेजी से बढ़ा, यहाँ तक कि उससे एक समय से हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया। ये बात तो सही है, ये बात तो खूब न्यूज में थी, करंट अफेयर में थी, तुम्हें थोड़ा थोड़ा भी न्यूज में अब पता है तो वो तो ऐसे ही, ये गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, छोटे निवेशकों को या तो वैकल्पिक अल्टरनेटिव व्यापार जोखिमों की चेतावनी देने, इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने का कोई नियामक निकाय नहीं, कोई नियामक निकाय नहीं, ऐसा पॉसिबल है। अब वो पीएनआरजी ऐसा एक इंस्टीट्यूशन और आया था, इससे पहले मैंने तुम्हें 2019-20 में पढ़ाया था, उसमें भी ऐसे बोला था कि कोई नियामक संस्था निकाय नहीं।
अरे भाई, इंडिया जैसे कंट्री में नियामक निकाय संस्था तो होगी होगी। जैसे आप तीन काटोगे, तीन काटोगे, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं गलत करके आया था। क्यों गलत करके आया था? क्योंकि मैंने इसी को एक्सट्रीम पढ़ के बाकी के दो स्टेटमेंट पढ़े ही नहीं। ये नहीं पढ़ा। अब देखो, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। आराम से इसको काटना था और अपने आप ये सही हो जाता। आंसर इज, क्योंकि ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है कि भाई एक समय में तेजी से ग्रोथ हुई, इसकी वजह से जो इक्विटी ऑप्शन ऑप्शन मार्केट उसमें तेजी से वृद्धि हुई। चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन, भाई तेरा गलत और मेरे गलत होने में अंतर है। में ज्यादा नंबर है, मेरे 103 नंबर है। और वो तब है जब मैं एक दिन नहीं, एक सेकंड नहीं पढ़ा हूँ इस पेपर के लिए। चलो, चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। बात तो सही है। अगला, चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल का प्रयोग कर सकती है। अरे भाई, कच्चे माल के आगत का प्रयोग करेगी तभी तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। हाँ भाई, 60% रिसाइकल मटेरियल ले लिया तो 40% के लिए ही तो आया उत्पादन प्रक्रिया में। तो फिर से उत्सर्जन को कम कर दिया। सीधी सी बात है, व्याख्या कर रहे हैं दोनों स्टेटमेंट। इसको ऐसे पढ़ लो फिर से दोबारा। देखो, यहाँ से पढ़ो। चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन की प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। इसका कारण है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल का प्रयोग करती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणाम स्वरूप चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करती है। हाँ भाई, सही है। इस स्टेटमेंट को पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन सा सही है? पूंजीगत प्राप्तियां देयता का सृजन करती है या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है? कहानी देखते हैं। उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्ति है। ये बात तो सही है। भाई, कैपिटल कैपिटल इनकम क्या है? उधार ले लिया किसी से या फिर इन्वेस्टमेंट, विनिवेश कर दिया है। तो ये तो पक्का, दो तो पक्का से कर लो। ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयताओं का सृजन करता है। क्या बात कर रहे हैं भाई, उल्लू बना रहे हैं कि भाई ऋणों पर जो प्राप्त ब्याज है ना, आपने किसी सरकार ने किसी को लोन दिया, लोन देने के बाद उसने ब्याज दिया, सरकार की देयताओं का सृजन करता है ना जी ना। वो तो सृजन सरकार की कैपिटल कैपिटल के रूप में काम करता है। सरकार को क्या करता है, एक तरीके से रेवेन्यू इनकम देता है। ठीक है, तो वो तो वैसे भी इसको काट दोगे। जैसे आपने तीसरा काटा, तीसरा काटा, आंसर इजिए। पूंजीगत प्राप्तियां देयता को सृजन करती है। हाँ भाई, कैपिटल इनकम देयता को सृजन करती है और सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है। या बोल तो रहा है, यही तो बोल रहा है। विनिवेश करोगे तो सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आएगी ही आएगी, और उधार लोगे तो देयताओं में बड़ी वृद्धि होगी होगी। यही तो बोल रहा है। बहुत जेनेरिक, इसके लिए कोई इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर बेसिक, बस बेसिक पता होना चाहिए था। अब राजा राम मोहन राय के बारे में, इसमें प्राचीन विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों को अत्यंत अनुराग, देखो ये एक्सट्रीम वर्ड लगेगा लेकिन इसका इंग्लिश पढ़ो। मैंने भी देखा ना, मेरे क्वेश्चन गलत किए हुए हैं। देखो इसमें, देखो, ट्रेडिशनल फिलोसफी सिस्टम ऑफ द लव ऑफ रेस्पेक्ट उस परसिस्ट। भाई, इसका मतलब होता है कि गहरा, गहरा अनुराग और समादर था। हाँ भाई, गहरा अनुराग और समादर था। इसका मतलब अगर आप पढ़ोगे, अत्यंत अनुराग था। अत्यंत अनुराग मतलब उसको छोड़ता ही नहीं था, 24/7 उसके पीछे पड़ा रहता था। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। हिंदी में तो ये गलत लगेगा, लेकिन इंग्लिश में स्टेटमेंट जेनेरिक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी कामना थी कि उसके देशवासी तर्क संगत वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाएंगे, मानवीय गरिमा को बनाएंगे। हाँ भाई, जेनेरिक स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में टाइप सी होता है। इजी क्वेश्चन, कॉमन सेंस। चलो, असहयोग आंदोलन के बारे में पूछ रहा है। असहयोग आंदोलन कुछ हुआ, उसमें क्या क्या? न्यायालयों के विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। हर बार हर आंदोलन में इन्होंने ये किया। जेनेरिक स्टेटमेंट, ये तो करते हैं, इनके पास था क्या और करने को। तो ये तो पक्का सही है। अहिंसा का कठोर अनुपालन, अरे भाई, अहिंसा का कठोर अनुपालन कौन सा एक आंदोलन था जिसमें इन्होंने अहिंसा का कठोर अनुपालन किया? और ये क्रांतिकारी और ये गरम दल वाले कहाँ जूता चप्पल तो कहीं मार ही देते थे। किसको छोड़ा था उन्होंने? तो दो काट दो। उपाधि और सम्मानों को उनका सार्वजनिक उपयोग न करने पर प्रतिदान। हाँ भाई, जेनेरिक स्टेटमेंट है, ऐसा वो कहेंगे। और मोदी जी थे उस टाइम पे, मतलब कहा जाता है कि मोदी जी गांधी जी के अवतार हैं। तो और गांधी जी भगवान थे, तो इस वजह से तो उपाधि और उनका करेंगे करेंगे।
विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना। अब देखो, मोदी जी थे, मोदी जी क्या चाहते थे? पंचायतें चाहते थे। पंचायतों में क्या चाहता था? पटेलाई चाहती थी। पटेलाई कहते थे, उनको पटेलाई करनी आती थी। खत्म। गांधी जी इक्वल टू मोदी जी, आंसर इज सी। जेनेरिक स्टेटमेंट एक ही। देखो, कठोर अनुपालन, ये भी तो बोलता था। अहिंसा का अनुपालन भी तो लिखवा सकता था। मैंने तुम्हें बोला कुछ सुपरलेटिव चीजें डाल के देखा हमेशा गलत करवाने के लिए। और घट्टा, रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीएससी का। टर्मिनोलॉजी भी अगर आपने पढ़ी है, पीवाईक्यू भी मैंने करवाया था, खूब अच्छे से करवाया था। बड़ा चक्का जिसकी आराव पर मिट्टी से बंधे होते थे, मुगलों के टाइम का वो सवाल। ठीक है। मत विलास पर हसन, ये भी मैंने तुम्हें पीवाईक्यू में करवाया है। अब देखो ऑप्शन भी कैसे काटोगे। सिंह विष्णु इसका संस्थापक था, तो वो चार उपाधियां कैसे धारण कर लेगा? गुण भरा, विचित्र चित्र। नरसिंह वर्मन, इसको तो ममलपुरम के रथ मंदिर और उनसे सराव नहीं मिला, तो ये कैसे काम करेगा? सिंह वर्मन को मौका नहीं मिला, तो महेंद्र वर्मन पर था। देखो, महेंद्र मत विलास प्रसन्न, महेंद्र वर्मन। चीनी तीर्थयात्री फायान ने इनकी, अब देखो मैंने तुम्हें बोला था, फायान, हैंसांग। हैंसांग हर्षवर्धन का था, एच एस से मैच कर लेना। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय में आया था, ये बनाया था, क्लास में ही बताया था मैंने। इन तीनों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। चलो, किस शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य ने श्री विजय, PS2 मूवी देखी होगी आपने? देखी थी कि नहीं देखी? उसमें ये कहानी है सारी की सारी, ऐसी श्री विजय ये किया है। ठीक है, राजेंद्र प्रथम। अब तुम्हें पता है काकतीयों की इतनी औकात नहीं थी, कहाँ माला सुमत्रा पे जिएंगे बेचारे। ठीक है, अमोघवर्ष राष्ट्रकूट किधर थे? इधर के साइड थे। और ये कहाँ चले जाएगा? जावा सुमात्रा। राष्ट्रकूट इधर की साइड और ये जावा सुमात्रा कहाँ चले जाएंगे? इनको कौन भागने देगा इधर से? हटाओ। होयसल, होयसल फिर से कर्नाटक वाले थे, और ये बोल रहा है कि भाई साहब सुमात्रा, जावा और उनके प्रायद्वीप पर इधर वालों को कौन कैसे जीतने देंगे? काट दो, काट दो। फिर से यूपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। कौशल तो तुम्हें पता है, सरयू नदी पर है। और कैसे रामायण तुमने बचपन में देखी होती कि, तो तुम्हें ये पता होगा। ठीक है। अब देखो, कंबोज, कंबोज झेलम नदी पे, और व्यास नदी, व्यास नदी पंजाब के आसपास से जाती। पंजाब के आसपास कहाँ से कंबोज गुजार देगा भाई? महाजनपदों की लोकेशन भी तुम्हें पता है, तो वैसे निकाल दोगे। अस्मक, अस्मक को बोल रहा है गोदावरी के किनारे। सही है क्या? गोदावरी के किनारे था अस्मक। और अवंती बोल रहा है किसके? महानदी के किनारे। तो भाई कहाँ महानदी किनारे अवंती ले आए? तो ये सही है, ये सही है। एक और चार तो दो। अवंती कहाँ था? नर्मदा से। उज्जैन। नर्मदा। क्षिप्रा का हाँ। क्षिप्रा। तो ये देखो, महानदी कुछ इधर है, और ये कहीं यहाँ थे, सारे महाजनपद यहाँ थे, तो वैसे काट दोगे। तुम्हें बस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए था। अब देखो, ये क्वेश्चन है टाइप टी वाले, इन क्वेश्चनों को छोड़ देना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। अगर सवाल नहीं आते तो उनमें बिल्कुल दिमाग मत लगाना। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था। जैसे विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने संगीत प्रशिक्षण के लिए गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। जनरली मैं इसमें दिमाग लगा के क्या आया था कि ग्वालियर घराना है जहाँ पे डांस और वो गायकी वायकी का होता रहता है, इसलिए ये लगा के आ गया था। लेकिन इसका आंसर नहीं है, ये ओड वन आउट था, लाहौर। ये तीनों इंडिया की लोकेशन है, और ये पाकिस्तान की दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? एक लोकेशन पाकिस्तान की दे रहा है तो क्यों दे रहा है? इसके पीछे का क्या रीजन होगा? ऐसा दिमाग लगेगा इस। ओड वन आउट। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। राजू, युक्त और प्रादेशिक कौन थे भाई ये लोग? अरे भाई तुम्हें पता है। अब देखो, प्रादेशिक नाम से पता चल रहा है प्रदेश का। प्रांत का तो नहीं होगा, वैसे ही कट गया। केंद्र का होगा? नहीं होगा। ग्राम का होगा या जिला का होगा? अब देखो, राजू। और दूसरा क्या होता है? प्रादेशिक और युक्त। प्रादेशिक प्रदेश का होगा ना, गांव का तो वैसे भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है। एलिमिनेशन लग रहा है खूब।
कॉमन सेंस का थोड़ा बहुत जिंदा है। अरे डुएबल था ये सवाल। मैं तुम्हें ना अब उतना एम्फेसाइज कर करके नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें मतलब पिछले 4 महीने से ये सारी चीजें सिखा रहा हूँ बराबर। तो इसलिए एक चीज पे एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ बार बार कि अच्छा ये देखो ये देखो ये देखो, नहीं कर रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन भी मैं गलत करके आ गया था एग्जाम में, क्योंकि रिवाइज किया नहीं था। ठीक। देखो, कांग्रेस में कांग्रेस की घोषणा की कि सभी वेद और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज को प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। हाँ भाई, जेनेरिक स्टेटमेंट था, सही है। लेकिन इसमें क्या था? इसमें ये था कि भाई साहब उसने संवैधानिक तरीकों से बाहर आ गई थी सरकार, और इसी वजह से जिन्ना और दो चार लोगों ने से जिन्ना और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो जेनेरिक स्टेटमेंट है, सही है। इस चरण में क्रियान्वित किया जाना था कि सविनय वगैरह करो भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त नहीं होगा, सरकार दमन पर उतर आती। बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट है, उसने लाइनों को छाप दिया है एक दूसरे। आंसर इज सी। चलो, कितने नाटो के सदस्य? जैसे ही आप नाटो का मैप देखोगे ना, हमेशा, अभी भी तुम्हारे पास 3 दिन है, जब भी तुम्हें फैक्ट ज्यादा मिले ना, जैसे नाटो में 32 देश, ठीक है, तो 32 देश सारे याद करने में बहुत दिक्कत है। तो ये देखो कि कौन सा ईयू को पूरा मैप देखो यूरोप का, और कौन से ऐसे देश है जिन पे इसका कलर नहीं चढ़ा हुआ है। तो तुम देखोगे कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया ना एकदम ऐसे 2 कंट्री थे, तो बीच में बहुत बड़े बड़े धब्बे दिखते हैं उसमें। और सर्बिया तो इसलिए था कि सर्बिया का एक वो प्लेयर था ना, इस वजह से सर्बिया न्यूज में था, और मैं देखता रहता था, अच्छा ये नाटो का सदस्य नहीं। तो आंसर ये स्वीडन की वजह से न्यूज में था, क्योंकि ये 2024 में शामिल हुआ था, 30वां सदस्य मैसेडोनिया था, तो ये उस वजह से न्यूज में था। ये तो पुराने से खिलाड़ी हैं दोनों। अब देखो, ये तो कितना मजेदार सवाल था। कितने देशों से होकर एंडीज निकलेगा? अरे भाई, एंडीज यहाँ से तो गुजरेगा, इधर की साइड ही तो गुजरेगा, इधर की साइड ही तो है। इनका उससे कोई किसी से कोई मतलब रहेगा एंडीज का? नहीं रहेगा ना भाई। भाई यहाँ पे उरुग्वे है, यहाँ यहाँ पे पराग्वे है, सॉरी यहाँ पे उरुग्वे है, यहाँ पे पराग्वे है, यहाँ पे ब्राजील है। ठीक है, और इसका एक क्या फॉर्मूला है? वेनेजुएला है, वीसी, वेनेजुएला, वीसी, सीपीसी, सीपीसी, सीपी, ऐसे सी कोई फॉर्म। सी पैक और वीजीएसजी। हाँ, तो ऐसा करके कुछ बना रखा है, ठीक है, मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे है चिली, यहाँ पे है पेरू, यहाँ पे फिर वेनेजुएला, वेनेजुएला ऊपर है, फिर यहाँ पे है मेरे हिसाब से कुछ। इक्वाडोर। तो भाई, हाँ, इक्वाडोर, सॉरी, VCEPC है, ठीक है, ऐसे करके है कुछ, वो देख लेना, बना लेना भाई अपना। ठीक है, लेकिन तुम ये देखो, इसमें ब्राजील को तो काट सकते थे, ब्राजील तो भाई यहाँ पे है। इसमें तुम इसको काट, पराग्वे को काट सकते थे कि ये बिल्कुल इधर पराग्वे, तो दो तो तुम काट ही सकते थे, बाकी तुम्हें आइडिया लग जाता है इक्वाडोर यहाँ है इक्वाडोर यहाँ कोने पे है ही है। इसके बाद तुम्हें वेनेजुएला भी तुम्हें यहाँ मिल जाता, कोलंबिया भी तुम्हें ऊपर मिल जाता, और वेनेजुएला भी मिल जाता, तो आसानी से आप कर सकते थे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी है, अगर आपको वर्ल्ड का मैप याद नहीं है तो इसलिए थोड़ा पढ़ के जाना भाई। ये क्वेश्चन टी टाइप है, इसको तो मैं एकदम छोड़ के आने की सलाह दूंगा, क्योंकि आपको ये सारी चीजों की लोकेशन नहीं पता। इस टाइप के क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारना, हालांकि इसका ऑप्शन डी है। ये भूमध्य रेखा कितने से होकर गुजरती है? देखो, टांगेनिका झील के बारे में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और सबसे गहरी झील। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए। ये कंबोडिया में है, और ये भी अफ्रीका में। ये मेरे हिसाब से पाटोस कहाँ है? ब्राजील। ठीक है, ब्राजील में। ठीक है, तो ये कोई भी उस इक्वेटर से नहीं जा रही, तो इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप। अब देखो फिर से इजी क्वेश्चन और लॉजिकल देखो। 2022-23 के बारे में तुम्हें नहीं पता, हल्दी के बारे में। भारत विश्व के हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक रहा है, तभी तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। भारत में हल्दी का 30% अधिक किस्में उगाई जाती है। 30 से अधिक, ये नहीं बोल रहा 30 से कम, 30 से अधिक उगाई जाती है। तो कितनी भी उगाई जाती है? 31, 32, 33, 34, 35,
600, 800, 1000, 2000, 50,000, ये तो बोल रहा हूँ, उससे अधिक उगाई जाती है, 30 से अधिक तो होगी, क्या दिक्कत है? भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य। अब देखो इनकी लोकेशन देखो, MH, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु। ये देखो पूरी की पूरी एक बेल्ट है। यहाँ पे सोयल का सिस्टम एक जैसा है, वर्षा एक जैसी है, टेम्परेचर एक जैसा है। हाँ, ये इसमें वो डाल देता है कि मिजोरम भी है, तो ये क्वेश्चन को गलत कर सकते थे ओड वन आउट करके। ये सारी चीजें मैच जैसी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, आराम से 1 लगा के घूमो भाई। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पूछ लिया इसमें। कोई क्या ऐसा फैक्ट है क्या? ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका तट मैच होता है? हाँ भाई, उसको जिग्सा फिट बोलते हैं। तभी तो ऐसे करके ऐसे है, ऐसे करके है तो मिक्स होता है। घाना का स्वर्ण निक्षेप ब्राजील पठार, यहाँ पे घाना है, यहाँ पे ब्राजील का पठार है, तो ये भी मिक्स होता होगा। ठीक है। ज्ञात है कि गोंडवाना के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों से मिलते थे। इस नीचे वालों, इसको पैंतालसा, इसको पेंजिया और इसको गोडाउनलैंड, गोडाउना बोलते थे, गोडाउना में सारे आते ही थे, 6 आते। कौन कौन से आ गए? इंडिया वाला हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया, आर्कटिक हो गया, अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, सॉरी अफ्रीका हो गया, और फिर ये क्या नाम है, पाकलैंड वाला हो गया, तो ये तो होते ही थे। तो ठीक है, क्या दिक्कत है? कोई ऐसा फैक्ट है? हाँ, ये कर सकते थे कि 6 विभिन्न भूखंड, फैक्ट मार के इसको गलत कर सकते थे, लेकिन इतना ओवर थिंकिंग नहीं कर। अब देखो बहुत इजी सवाल है, फिर से मैं इसको गलत करके आया था, तो मैं बता रहा हूँ, उस ये इजी जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना इजी, उसके बाद 103 नंबर है, तो तुम सोच लो कि तुम कितने ला सकते थे इस पेपर। वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्र में अधिक है। क्या बोल रहे हैं? धूल कण, हाँ, विषुवतीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा। विषुवतीय क्षेत्रों में क्यों नहीं है? बार बार वर्षा हो जाती है, ठीक है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में क्यों? ध्रुवीय क्षेत्रों में हाइड वो है, सॉरी, ठीक, तो उसकी सर वजह से धूल वहां पे मिट्टी नहीं। ज्यादा होती है ना। ठीक है, जबकि उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्र में क्या आता है? वहां पे अधिक क्यों है? अरे भाई थोड़ा सुन लिया करो, अगर तुम्हें नहीं आता आंसर तो मत बताया करो, बीच में मत कूदा करो गलत बताने के लिए, सुन लिया करो थोड़ा। कई बार वर्ड याद नहीं आते, इस वजह से मैं रुक जाता हूँ, तो उसका मतलब है कि मैं बाद में बता दूं। उल्टा आंसर बता देते हो, किसी और का और करोगे तो कबाड़ा, खुद तो समझ लो पहले। उपोष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती। अरे नहीं भाई, यहाँ पे तो अब देखो ये, और इस स्टेटमेंट को देखो, यहाँ पे तो अधिक शुष्क चलती है ना, अधिक शुष्क चलेगी तो उस वजह से इन क्षेत्रों में अधिक धूल के कारण। अगर कम शुष्क पवन चलेगी तो वर्षा में वायु में क्या रहेगी? आर्द्रता, आर्द्रता रहेगी तो मिट्टी के कणों को पकड़ेगी, मिट्टी के कणों को पकड़ेगी तो वर्षा हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी तो नीचे गिर जाएंगे, तो क्या हो जाएगी? धूल के कणों की मात्रा कम हो जाएगी। यही तो है ध्रुवीय और विषुवतीय क्षेत्रों में। तो आंसर ही दूसरा गलत है, पहला सही है। इजी क्वेश्चन, लॉजिकल, कुछ कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड स्टेटमेंट। ये बोल रहा है कि भाई साहब जनवरी माह में क्या होता है? ये इक्वेटर, जनवरी माह में क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं जब भी भूखंड होते हैं, जैसे भूखंड है, ये सागर है, भूखंडों पर गुजरती है तो समताप रेखाएं क्या होती है? विषुवत वृत्त की ओर मुड़ जाती है, यहाँ पे ऐसे हो जाती है, ठीक है। और जब महासागरों से गुजरती है तो ध्रुवों की ओर बढ़ जाती है, ऐसे। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ का टेम्परेचर कम है और यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब इस टेम्परेचर का विस्तार ज्यादा है, इस टेम्परेचर कम है। जनवरी के माह में महासागरों के ऊपर की हवा, महासागरों के ऊपर हुआ, उत्तरी गोलार्ध के भूखंड में के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। हाँ भाई, भूखंडों के यहाँ पे गर्म होती इसी वजह से तो ऊपर जा रखा है, तो इसकी व्याख्या कर रहा है। आंसर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन। अब देखो, सेलों के, सेल 2 प्रकार के होते हैं उसमें, शोक अत्यधिक पारगम्य होता है, जबकि मृत्तिका में नितांत अपारगम्य या न्यूनतम अपारगम्य। देखो क्या लिखा है, न्यूनतम पारगम्य सेल के रूप में जाना जाता है। क्या लिखा है? न्यूनतम।
या लगा के। अब देखो, चाक सैरंध्र होते, चाक जबकि चाक अत्यंत पारगम्य, सैरंध्र होते हैं, जल अवशोषित कर सकते हैं। यहाँ पहली लाइन उठा के ये आरसी है और ये सॉल्यूशन व्याख्या कर रहा है। दूसरा, मृत्तिका बिल्कुल ही सरेंद्र नहीं होती। अरे भाई, यहाँ तो बोल रहा है न्यूनतम पारगम्य होती है, मतलब थोड़ी बहुत तो पार हो जाता है। यहाँ ही तो बोल रहा है पारगम्य हो जाता है। ये और ये तो मिसमैच कर रहे हैं, तो या तो ये गलत है या ये गलत है। अब देखो, ये तो यही गलत होगा क्योंकि कथन ही गलत होगा। तो ये बोल रहा है कि भाई साहब, कथन दो और के एक ही सही है और एक इसकी व्याख्या करता है। अरे, इस क्वेश्चन के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत थी नहीं भाई, इसी ने आंसर दे रखा है, इसी ने खुद ने आंसर दे रखा है, पेपर में आंसर दे रखा है। एक मिनट, कौन सा सही? वायुमंडल में बिना भूपृष्ठ के सर्वत्र तापमान हिमांक से बहुत नीचे होता है। ये भी क्वेश्चन गलत कर दिया, इतना ही सवाल। हाँ भाई, दूसरा देखो, वायुमंडल में अवशोषित और ट्रैप्ड ऊष्मा बनाए रखने ग्रह का औसत तापमान बनाए रखती है। देखो, यही बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि वायुमंडल में जो अवशोषित गैसें है ना, वही उस तापमान को मैनेज करके रखती है और उससे तापमान ना तो कम होता ना ज्यादा होता, उससे मैनेज रहता है। दूसरा तो पक्का सही है, दूसरा सही है, दूसरा सही है, दूसरा सही है। दूसरा सही है तो इसका मतलब ये भी सही है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें विकिरण को अवशोषित कर पास करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। मतलब कैसे नहीं बोल रहा है, एकमात्र केस है कि ये उत्तम केस है इनमें से। ठीक है भाई, तीसरा भी सही, तीसरा भी सही, तीसरा भी सही, ये भी तो ठीक है। अब देखो, वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वोच्च तापमान हिमांक से बहुत नीचे होता है। ऐसा नहीं बोल रहा कि एक तो बहुत नीचे 5,000 हो जाएगा, तो अभी भी इसमें नहीं। Without the atmosphere, temperature would be well below freezing point everywhere on the Earth surface. अर्थ के सरफेस पे सभी जगह पे ना, उससे टेम्परेचर एक फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता। ये मैंने स्टेटमेंट है, क्या दिक्कत है इसमें? राष्ट्रीय कंप्यूटर, यह ग्रामीण निर्देशों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश दूध उत्पादन वाले देश छोटे और सीमांत कृषक होते हैं, तो उनके पास गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट की स्कीम किसके लिए करें? निर्धनों के लिए, कल्याणकारी राज्य के लिए पॉजिटिव अप्रोच है। सरकार के जितने भी कार्यक्रम उनके बारे में पॉजिटिव चीजें बताएं। इसे वैज्ञानिक रूप से साकल्यवादी रूप से देश, देखो क्या लिखा है, साकल्यवादी रूप से देश देश गो पशु और भैंस के पालन संरक्षण को प्रोत्साहित करने का है। इट वाज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल। इंडिजिनस कैटल और बफेलो को नाम नहीं पता चल रहा, इंडिजिनस नाम से पता चल रहा। गोकुल मिशन इंडिजिनस कैटल को बढ़ावा देने के लिए होलिस्टिक मैनेज, होलिस्टिक मैनेज, जब भी ऐसे वर्ड आ जाए, होलिस्टिक मैनेज की बात कर रहा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा है, इंडिजिनस चीजों को बढ़ावा दे रहा है, तो वो जनरली चीजें सही होती है। ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का 5% से अधिक होता है। हाँ भाई, सीमेंट उत्पादन हो रहा है, उससे कुछ ना कुछ प्रक्रिया होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। ठीक है। सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मिट्टी का मिलाया जाता है। अरे भाई, ये बात तो सही है कि भाई साहब इसमें चूना चूना पत्थर में सिलिका युक्त मिट्टी मिलाई जाती है, क्या दिक्कत है? मिलाई जाती है, लेकिन क्या इससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है? इससे कार्बन, क्या इससे कार्बन डाइऑक्साइड का बेस पे कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है? अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ कि मिट्टी में आटा मिला, इससे उस कार्बन उत्सर्जन बढ़ जाएगा? नहीं भाई, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जेनेरिक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट सही है लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर। सीमेंट निर्माण हेतु किलिंदर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर को चूना में बदल दिया जाता है।
इनके अंदर उत्पाद को प्रक्रिया है, इसमें चूना उत्पाद से चूना बनाया जा रहा है। चूना बनने से कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसमें कैल्शियम की संक्रिया होती है और उसको सीएओ में बदला जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया, जब इसको बदलेंगे तो इसमें टेम्परेचर भी लगेगा, टेम्परेचर लगेगा तो सीओ उत्सर्जन होगा और सीओ सही है। इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अब देखो 2 और 3 दोनों सही है, दोनों व्याख्या करते हैं नहीं, ये 2 और 3 दोनों सही है, ये तो इनमें से केवल एक ही उसकी व्याख्या करते हैं भाई। ये तो उसने वैसे ही लगा दिया स्टेटमेंट, ये कोई व्याख्या नहीं करता, ये स्टेटमेंट सही है। अब यदि वॉइस ब्रेक हो रही है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं। 28 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में जलवायु और स्वास्थ्य विषय की घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए भारत ने। हाँ जी भाई, ये न्यूज में थी चीजें, और भारत ने उसने हस्ताक्षर किए कि नहीं कि, मान लो तुम्हें नहीं पता, मुझे तो एग्जाम में पता भी नहीं था कि उसने साइन किए कि नहीं किए। ठीक है, COP28 में जलवायु स्वास्थ्य विषय घोषणा के एक बाध्यकारी घोषणा है, और इस पर हस्ताक्षर कर देने के स्वास्थ्य सेक्टर को विकार्बन करना मैंडेटरी हो जाएगा। अब देखो इस सवाल को देखो, ये है पेरिस सम्मेलन की बात हुई। जब पेरिस सम्मेलन को हमने मैंडेटरी नहीं बनाया, उसको हमने ऑप्शनल बना दिया, और भाई ये बोल रहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में डिकार्बोनाइजेशन ना अधिदेशात्मक, कितने सारे लोगों की हेल्थ पे खिलवाड़ हो जाएगी भाई अगर उसको मैंडेटरी कर देंगे तो। और कौन उसका इम्प्लीमेंटेशन वो करेगा इंश्योर? ये तो बेसिक एसेंशियल है भाई। वो आदमी को हेल्थ की वजह से मर जाएगा अगर उसका वो इश्यू रहेगा तो मैंडेटरी वाला वी कार्बन का मैंडेटरी वर्ड है, बाध्यकारी है, निपटा दो। यदि भारत का स्वास्थ्य सेक्टर विकार्बन किया जाए तो उसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली लचीले पर संकट आ सकता है। अब देखो ये इसकी व्याख्या करता है कि भाई स्वास्थ्य देखभाल का डिकार्बनाइजेशन किया जाए ना, तो हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली है ना उस पर संकट आ सकता है, इसलिए हम ना जलवायु और स्वास्थ्य विषय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। हाँ, तो इसकी व्याख्या कर रहा है। अब देखो 2 और 3 में से एक व्याख्या करता है, अरे केवल एक ही सही है, अरे एक व्याख्या करता है। चलो, वैज्ञानिक अध्ययन ये सुझाते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, घूर्णन में भी परिवर्तन हो रहा है, स्पीड में भी, और अक्ष में भी परिवर्तन हो रहा है। सोलर फ्लेयर्स उसके संबंधित किरीट द्रव्यमान निष्कासनों ने पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल में ऊर्जा की बौछार कर दी। अरे भाई, सोलर फ्लेयर की बात कर रहा है, और उससे क्या कर रहा है, बाह्य वायुमंडल में ऊर्जा राशि की बौछार कर दी। इसका इससे क्या मतलब है घूर्णन और अक्ष और परिवर्तन से? तो ये चीज कनेक्ट करना कि ये कहानी तो अलग ही चल रही है, इसका इससे कोई मतलब है ही नहीं भाई। ये चला रहा है कि भाई सोलर फ्लेयर आई, इधर से सोलर फ्लेयर आई, और इस अर्थ पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है इसका? अरे भाई, क्या इम्पैक्ट पड़ा इसके? जो अर्थ है इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर वो हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, मतलब उससे डायरेक्ट डायरेक्ट घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे पृथ्वी पर ध्रुवीय हिम पिघलती है, जल का विश्व क्षेत्र की ओर बढ़ता है। हाँ भाई, ध्रुवीय हिम पिघले, यहाँ से अगर बर्फ पिघली तो यहाँ पानी बीच की ओर आएगा, और जैसे ही अर्थ के बीच में पानी आएगा तो इसका क्या होगा, ऊपर नीचे होगा थोड़ा बहुत। जैसे ही वो होगा तो अंतर से परिवर्तन होगा। 1 और 3 सही है, दूसरा ठीक है, लेकिन उसकी व्याख्या का उससे कोई मतलब नहीं, तो आंसर हम लगाएंगे बी। अरे तुम ये टाइप वाले सवाल समझ में आ रहे हैं? अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आया ना तो इनको ऐसे पढ़ना। देखो ये नए टाइप के सवाल है। देखो तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो, जैसे जैसे पृथ्वी के ध्रुव में पिघलता है, जल की प्रवृत्ति विश्व क्षेत्र की ओर बढ़नी होती है। ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, और ये बोल रहा है, ये सोलर फ्लेयर की बात कर रहा है, ये ध्रुवीय हिम की पिघलने की बात कर रहा है। और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है घूर्णन अक्ष और किससे मिल सकता है, ध्रुवीय और उससे मिल सकता है कि पानी वहां से वहां जाएगा। सोलर फ्लेयर का कोई मतलब ही नहीं है, काट दो। जलवायु परिवर्तन पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 की चर्चा के विषय में जलवायु विषय की चर्चाओं की बारंबारता आती है। सही है, अनुच्छेद 6 सब लोगों ने पढ़ा है, मुझे पता है कि पेरिस सम्मेलन में अनुच्छेद 6 कार्बन और नॉन कार्बन के दोनों उनके लिए बात करते रहे। इसके लिए कार्बन मार्केट का प्रावधान करता था, ये तो मतलब पता ही है। तो कार्बन, अब देखो अगला लिख भी दिया कि कार्बन मार्केट के बारे में निर्देशित करता है। यही इसने बोल दिया कि
अनुच्छेद 6 जलवायु विकास और जलवायु परिवर्तन के विषय पर वैश्विक चर्चाओं की बारंबारता में इसका नाम आता है। क्यों आता है कि भाई कार्बन बाजार के लिए इसकी बात होती है। क्यों आता है कि भाई अनुच्छेद 6 क्या करता है कि कार्बन और नॉन कार्बन दोनों के बीच की बात करता है। इधर कार्बन बाजार था, इधर नॉन कार्बन, दोनों की बात करता है। ठीक है, आंसर इज ए। अब देखो फिर से ये टाइप टी वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोच समझ के करना, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा। नेचर सॉल्यूशन है किसका? प्रकृति के समाधान का। कौन से? एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रकृति समाधान। और उसके लिए फाइनेंस हम तो एडीबी बना सकता है, एआईआई भी बना सकता है, एनडीबी बना सकता है, आईबीआरडी को तो मान लो काट दो। ये तीनों को एशिया के ऑर्गेनाइजेशन। इस वजह से यहाँ पे थोड़े डाउट बढ़ गए थे। तो ये टाइप सी था या टाइप जेड था, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो गई। हालांकि इसमें एक आप दिमाग लगा सकते थे कि प्रकृति आधारित समाधान किस चीज में प्रोवाइड करेंगे, वो भी एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में, तो उसके लिए तो एआईआई भी काम करेगा। एडीबी और एनडीबी एनडीबी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप देख लेना, तुक्का लगा सकते थे, ऐसे उसका डायरेक्ट आंसर नहीं है। अब देखो ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। एक मिनट रुकना भाई। हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक। सॉरी 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 सॉरी। तो फिर मेरा ठीक था, मैं एडीबी लगा के आया था। रीजन मैंने एडीबी क्या सोच के, मुझे लगा था कि मेरा गलत हो गया है। एडीबी मैं ये सोच के लगा के आया था इस वाले में कि देखो इसमें सबसे वाइड है ना, एआईबी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रकृति आधारित नेचर सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, और वो फाइनेंस या हब की बात कर रहा है, फाइनेंस हब की, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो मैंने इसको ऐसे काट दिया था, इसको ऐसे काट दिया। ये दोनों तो कट ही गए थे। एनडीबी और एडीबी में मेरे को देखना था। अब एनडीबी क्या नया बना था, और एनडीबी में एक लिमिटेड से ना कि प्रशांत क्षेत्र के लोग जो कंट्रीज है वो उसमें बहुत कम है। इस वजह से मैंने इसको काट दिया था, और मैंने ए लगा के इस वजह से आया था इस पेपर में। अभी मैं जब इसके आंसर की अभी मैंने थोड़ी देर देखी पहले, तो मुझे लगा कि इसका आंसर बी है, और मेरा गलत हो गया था। मुझे लगा कि इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा। अब मुझे ये पता है कि ए तो मैं करके आया था और ये सोच के आया था। चलो, डायरेक्ट एयर कैप्चर के बारे में बात कर रहे हैं। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक की सारी चीजें ऑल ऑफ अबव इफेक्ट की ओर लेके जाएगी। इसे कार्बन प्रसाधन की एक विधि के रूप में प्रयोग ला सकते हैं, नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट एयर कैप्चर। हाँ, किया जा सकता है भाई। या प्लास्टिक उत्पाद हेतु खाद्य प्रसंस्करण में बहुमूल्य उपगम हो सकता है। अरे भाई किसी में भी कार्बन कैप्चर करो ना, खाद्य प्रसंस्करण में, प्लास्टिक में करो, इलेक्ट्रिसिटी में करो, किसी में भी करो, क्या दिक्कत है। नाम ही बोल रहा डायरेक्ट एयर कैप्चर, वो तो हर किसी में यूज कर सकते हो। ये बोलता है विमानन में यह संश्लिष्ट न्यून कार्बन ईंधन या तो हाइड्रोजन को मिलाने के लिए कार्बन का एक स्रोत हो सकता है। हाँ भाई, हो सकता है विमान में इस चीज को यूज किया जा सकता है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ऐसा तो कुछ बोल रही है नहीं रहा जो नेगेटिव है, या फिर उससे कोई अजीब ही दुनिया बदल जाएगी, नहीं, जेनेरिक स्टेटमेंट हो जाएगा। अब देखो, पीकॉक टेडुला के बारे में इसने पूछा है। ये एक सर्वभक्षी और उस कवची क्रस्टेशियाई है। पता नहीं है क्या है ये, नहीं पता। इसका आवास भारत में केवल कुछ वनों, देखो केवल के साथ कुछ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा कि केवल वनों में, ये केवल वही, केवल के साथ कुछ वनों में इस तक की सीमित। हाँ भाई, तभी तो यूपीएससी ने पूछा है, तो दो तपकता सही है, मैंने दिमाग लगा लिया। अब देखो, अपने प्राकृतिक आवास में यह एक वृक्षीय जाति है। ये देखो कितना घटिया ट्रांसलेट किया यूपीएससी ने। इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि ये वृक्षीय जाति है, मतलब ये कोई वृक्ष वृक्ष की जाति होगी। इससे यही पता चल रहा है। ऐसे चीज का इंग्लिश पढ़ोगे आप। इन इट्स नेचुरल हैबिटेट की बात कर रहा है भाई साहब। इसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ है कि भाई सब पेड़ों पे पाया जाता है ये। इसका मतलब ये है इस स्टेटमेंट का। यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा कि नेचुरल हैबिटेट की बात कर रहा है, और हो सकता है पेड़ों पे पाया जाता होगा ना, नई जगह नहीं पाया जाता हो कि क्या ये सर्वभक्षी है या नहीं, या परोस कवची है या नहीं है। तो तुम जैसे दो को सही करोगे, जेनेरिक स्टेटमेंट को सही करोगे,
तुम्हारे पास तीसरे को सही करने का ऑप्शन है कि सही करोगे कि नहीं करोगे। और मैंने तुम्हें बताया जब भी एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दो और आपको केवल दो और तीन में डाउट हो तो ज्यादा वाले को चुनना है। अब देखो 0.5 टन CO2 प्रति व्यक्ति कम करता है, से भी कम। अरे भाई इतना बड़ा फैक्ट दे दिया, 2 टन के आसपास था, और इतना इतना बड़ा प्रोड्यूसर। यही देखना, यही तो बोल रहा है कि भाई सबसे बड़ा डायरेक्ट कैप्चर है, कितना बड़ा प्रदूषक है, नेचर सॉल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड वो होती है। अब तक कितनी कहानी बता चुका, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, जैसे गलत हो गया। अब देखो दो तो पक्का सही है, तीन देखते हैं। अब देखो कार्बन दैनिक उत्सर्जन के आधार पर भारतीय एशिया प्रशांत में दूसरे स्थान पर। हाँ भाई चाइना है ना हमसे आगे, वो उससे आगे कहाँ जाएंगे। ठीक है। विद्युत और ताप उत्पादक CO2 उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोत है। यूपीएससी का PYQ है, रिपीटेड सेम स्टेटमेंट, आंसर इज सी। चलो, ये टाइप टी वाला क्वेश्चन अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ के आ जाना, कोई लोड वाली बात नहीं है। हालांकि मेरा पेपर सही में क्वेश्चन सही हो गया था, लेकिन तुक्के से हुआ था भाई। कसावा, अदरक, मालाबार पालक, नाम से पता चला मालाबार पालक। पालक है तो साके आरोही लता होती होगी। मालाबार में कुछ, मालाबार साउथ इंडिया है, वहां पे ये झाड़ियाँ जुड़िया ये लता वता खूब होती है, तो ये तीन तो पक्का सही है। अदरक तुम्हें पता है कि तनायुक्त साग है, कि तना जैसा होता है। अब देखो, मैंने कसावा को काष्ठीय झाड़ी मान के नहीं माना था, काट दिया। और मैंने क्या किया था कि पुदीना ना वार्षिक झाड़ी होता है, क्योंकि पुदीने का ना एक पेड़ झाड़ी जैसा पेड़ होता है। तो मैंने ये तीनों मान के इसके आंसर केवल तीन कर दिया। ये तो नाम से काट दोगे, पपीता को तो काष्ठीय झाड़ी नहीं भाई, झाड़ी थोड़ी होती है, उसका तो पौधा सा होता है। पांच को तो काट ही दोगे। अब मैंने इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया, और तीन मैंने लगा दी। लेकिन हुआ क्या गेम कि ये पुदीना वार्षिक झाड़ी नहीं होता भाई, ये तो छोटा पौध के रूप में होता है, जड़ी बूटी के रूप में, और कसावा काष्ठीय झाड़ी के रूप में होता है। हालांकि जमीन से निकलता है, फिर भी इसका आंसर केवल। इस टाइप वाले क्वेश्चंस को मैं नहीं दूंगा सजेशन कि आप करके आओ, बस कॉमन सेंस जिंदा रखना। पृथ्वी ग्रह के बारे में पूछ रहे हैं। वर्षावन महासागरों के उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक। अरे भाई यूपीएससी का PYQ रिपीटेड है। वर्षावन कितना करते हैं, 25 से 30%। महासागर कितना करते हैं, 50 से 80% के आसपास। ये यूपीएससी के PYQ में तुम देख चुके थे। समुद्री पादप लोग प्रकाश संश्लेषी जीवाणु ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। हाँ भाई करते होंगे, कुछ करते होंगे। वायुमंडल में हवा की विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीकृत पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होती है। अरे यार क्या बात कर रहा है भाई, इतना ज्यादा ऑक्सीजन थोड़ी होता होगा कि उसके पृष्ठ जल में, कि भाई जो हवा में ऑक्सीजन होता है उस ज्यादा उसमें ऑक्सीजन हो जाएगा। पॉसिबल ही नहीं। कितना 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 परसेंट ऑक्सीजन होता है, ये तो वैसे भी काट दोगे कि भाई पानी में ज्यादा ऑक्सीजन होता है रदर देन की। ना भाई क्या पागल हो गए, आंसर इज बी। अब देखो, पावर ट्रेन, विद्युत सेल है, विद्युत वाहन है, ठीक है, और ईंधन सेल है। अब देखो, अगर ईंधन सेल विद्युत पे है और ये बैटरी है, तो ये दोनों तो एक ही हो गए, एक और तीन तो पक्का होंगे। अब देखो हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल, भाई फ्यूल सेल में भी क्या होता है कि एक तरीके से बैटरी को चार्ज करके काम चलाता है, वो भी डायरेक्ट थोड़ी देता है हाइड्रोजन तुरंत जल के दुनिया बदल देगा, वो भी बैटरी से काम चलाता है, तो तीनों ही है। अब देखो ये लॉजिक वाला क्वेश्चन, UAV, सभी प्रकार के UAV ऊर्ध्वाधर लैंडिंग कर सकते हैं, और किसी ने नहीं की तो। सभी प्रकार के UAV स्वतः मंडरा सकते हैं, और कोई नहीं टकरा पाया, डायरेक्ट चला गया, डायरेक्ट हिट हो गया तो। सभी प्रकार के UAV शक्ति पूर्ति के स्रोत के केवल बैटरी। अरे नहीं भाई, बैटरी का यूज नहीं कर सकते, कुछ मंडरा सकते हैं, कुछ नहीं मंडरा सकते, कुछ ऊर्ध्वाधर कर सकते हैं, कुछ वर्टिकल कर सकते हैं, वही नहीं। कितने सही। ये क्वेश्चन का टाइप मैं बोलूंगा टी। अगर आपको, तो आपने एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ी है, आपको थोड़ा आइडिया है, तो आपको पता होगा। निकेल, जैसे लिथियम आयन बैटरी होती है, निकेल कोबाल्ट निकल बैटरी होती है, ठीक है, इनके बारे में तुमने पढ़ा होगा। ग्रेफाइट का यूज होता है। देखो कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव वाला, एनोड क्या होता है, नेगेटिव। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है ना, तो एक ये कैथोड के पास आ जाता है सारा चार्ज। तो जैसे जैसे बैटरी चार्ज होने लगती है, सारे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाने लगते हैं। तो इसमें ग्रेफाइट कहाँ होता है,
ये पूछ रहा है कैथोड, ग्रेफाइट होता है एनोड में और बाकी ये सारी चीजें कैथोड में यूज। अब देखो प्लास्टिक किस में होता है? भाई प्लास्टिक सब में होता है आजकल। माइक्रो, मान लो प्लास्टिक नहीं हुआ, माइक्रो प्लास्टिक हुआ तो किसी भी चीज में, सिगरेट में होता है, चश्मे के टायर में होता है, सब जगह होता है। कितने टाइप की सिगरेट होती है, उसमें किसी में भी एक में प्लास्टिक 1% भी यूज हो गया तो काम हो जाएगा ना इसका यूपीएस। अब देखो कितनों के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी की प्रयुक्त की जा सकती है। कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस किस में हो सकता है? एथेनॉल में, हाँ भाई दारू बनाने में हो सकता, दारू जैसी चीजों बनाने में हो सकता है कोयले का। यूरिया तो तुम्हें पता ही है कि हेबरबॉस विधि में इसका यूज होता है। अब देखो दूसरा ऑप्शन नाइट्रोग्लिसरीन, नाम से पता चल रहा है नाइट्रोग्लिसरीन की बात कर रहा है। और ग्लिसरीन, किस ग्लिसरीन में कोयले का क्या काम है भाई? हालांकि इसमें नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रो को देख के ऐसा सोच सकते थे कि कुछ ना कुछ गोयला गैसीकरण का कुछ 1% तो यूज कर सकते हैं, आलो पर वो कर सकते थे, लेकिन इसका आंसर ये नहीं था। ये देखो बहुत मजेदार सवाल है। CL20, ठीक है, HMX LLM05 समाचारों के माध्यम से चर्चित रहे हैं और रासायनिक पदार्थ है। अब देखो ये क्रूज मिसाइलों के उच्च ऊर्जा ईंधन है। भाई ये रासायनिक पदार्थ थोड़ी होगा, उसको तो ऑयल बोलो ना तुम। रॉकेट नोदक में प्रयुक्त ईंधन है। अरे भाई क्रूज मिसाइल में होगा तो रॉकेट नोदक के रूप में भी काम आ सकता है, रॉकेट नोदक के रूप में तो मिसाइल के रूप में भी काम आ सकता है। दोनों आंसर हो नहीं सकते, दोनों काट दो। अगला बोल रहा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रशीतकों के विकल्प। अरे भाई SCFC कितने इसके उसने बता रखे, मैंने तो कभी नहीं सुना कि CL HMX LLM2। हाँ ये जो उस टाइम क्या हो रखा था कि ये रसिया रोज रोज बम मार दे रहा था इसके पास, बेचारे के पास, तो हो सकता है उसने कुछ काम में लिया हो ऐसा कुछ। तो हमारे मेरे पास ऑप्शन कुछ बचता ही नहीं है, आंसर इज बी। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन से प्रशीतक है कौन कौन से नहीं। ठीक है, ऐसी अपेक्षा है कि मेरे द्वारा प्रथम क्वांटम कंप्यूटिंग को सुकर बनाएगा। अपेक्षा है भाई, कोई कुछ होगी चिप बनाई होगी मेरी द्वारा पर जो उसकी सहायता कर सकती है, क्या दिक्कत है? डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक समुच्चय होता है, हाँ होता है, नाम से पता चल रहा है डीप लर्निंग मशीन लर्निंग, डीप में सोचने लगी तो उसका समुच्चय होता है। तो 3 तो पक्का सही है, 3 सही है, 3 सही है, कट गया। ये मेरी द्वारा चिप क्वांटम कंप्यूटर को सुकर बनाएगी, आसान बनाएगी। कोई भी चीज नई टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी किसी चीज को तो आसान बनाएगी, तभी तो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। तो एक भी सही है। अब बच गया 1 3 और 1 2 3। अब बोल रहा है कि मेरे द्वारा कंप्यूटिंग चिप को अमेजन वेब सर्विस के द्वारा आरंभ किया गया। भाई अमेजन वेब सर्विस कितनी आसानी से बदल दिया, मैंने तुम्हें बताया ऑर्गेनाइजेशन में बदलेगा, फैक्ट बदलेगा, चेंज करेगा, खूब छोटी छोटी। आंसर इज 23। अमेजन की तो कुछ और है भाई, ये नहीं। चलो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब देखो ये यूपीएससी का कोविड के टाइम का टॉपिक है, ये उसके बाद कभी न्यूज में नहीं आया, लेकिन उन्होंने फिर भी पूछ लिया भाई लोगों ने। ये बोलते हैं कि ये मानव निर्मित प्रोटीन है। अब देखो नाम से पता चल रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये कोई एंटीबॉडी है जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, पहली चीज समझ में आई। क्लोनल मतलब इसका क्लोन बनाया जाता है। जनरली बॉडी स्वयं तो क्लोन बनाती नहीं है, हम उसको मैनमेड बनाते हैं लेबोरेटरी में। अब देखते हैं, नाम से चल रहा है क्लोनल है तो इसको मानव निर्मित प्रोटीन है, ठीक है। साइंस टेक का सवाल है, पॉजिटिव अप्रोच लेके चलेंगे। अरे इसको साइलेंट करो यार, कौन है ये? पढ़ने पे तो ध्यान देते नहीं, इधर उधर ध्यान देते हैं, कैमरा ऑन करने में आता है जोर। अब देखो ये मानव निर्मित प्रोटीन है और नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी है तो निपा वायरस के संक्रमण में उपचार हेतु प्रयुक्त होता है। भाई उसने एक भी एंटीबॉडी बनाई तो निपा वायरस में काम तो हो ही गया, उसका नाम से पता चल रहा है एंटीबॉडी है। और मोनोक्लोनल है तो क्लोनल है तो एक ही एंटीबॉडी से बहुत सारी बनाया जा रहा है, तो वो मानव निर्मित भी होगा, मैनमेड भी होगा। और मैनमेड क्या नहीं है, आजकल कुछ भी बना देते हैं आदमी तो। ये विभिन्न एंटीजनों को बंधन बनाने में अपनी क्षमताओं के कारण प्रतिरक्षा कार्य को मजबूत करते हैं, नाम से पता चल रहा है एंटीबॉडी तो यही काम करेगा भाई। आंसर इज डी। साइंस एंड टेक का सवाल।
महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता। नेगेटिव स्टेटमेंट, मैंने 1000 बार बताया नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है। और कोई एक बच गया तो कोई विषाणु जलवायु में संक्रमण नहीं कर सकता जीवाणु में। अरे भाई क्या बात कर रहे, क्यों नहीं कर सकता? किसी वायरस ने कर दिया तो? कोई विषाणु पर्पसी कोशिकाओं में कोशिका अनुलेखन सहायता परिवर्तित नहीं कर सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकता? किसी में कर दिया तो वाहक के रूप में तो करते ही है, तो कोई भी सही नहीं है भाई इसका। सही पूछा। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, अब हम इतने ही करेंगे यार, सुबह कर लेंगे बाकी वाले क्वेश्चन ना, अभी खत्म क्या कुछ। सक्रिय कार्बन बहिस्रावी धाराओं में प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों में आने वाले संदूषकों को उपचार करने में अच्छा और आकर्षक साधन है। भाई सक्रिय कार्बन है, एक्टिव कार्बन है, वो उसके लिए यूज किया जा सकता है, प्रदूषकों को हटाने के लिए किया जा सकता है भाई एक्टिव कार्बन। एक्टिव कार्बन एक बृहद पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और उससे भारी धातुओं को अधिशोषित करने में दमदार साक्यता होती है। भाई नाम से पता चल रहा है कि भाई उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बड़ा होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल बड़ा होगा तो भारी धातु को अवशोषित करने के लिए उसकी शक्यता की अधिक होती होगी। पॉजिटिव एस्पेक्ट है। यहाँ से ये बोल ही रहा है कि उसके उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है संदूषकों के लिए। भाई ये तो स्टेटमेंट सही है, इसके बेस पे तो इनकी व्याख्या करनी है। सक्रिय कार्बन उच्च कार्बन अंश वाले वातावरण अपशिष्टों में आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। हाँ भाई, अब देखो इसको पढ़ो। सक्रिय एक्टिव कार्बन क्या करता है कि उच्च कार्बन अंश वाले वातावरणीय अपशिष्टों में से आसानी से संश्लेषित कर देता है। मतलब जो कार्बन है, एक्टिवेट चारकोल है, वो वातावरण में से अपशिष्टों का संचलन कर लेता है। उसके माध्यम से क्या करता है, इसका क्या होता है, बृहद पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। इस वजह से भारी धातुओं को भी आसानी से अवशोषित कर सकता है। हाँ भाई दोनों सही, और दोनों सही है तो तीसरी ये भी तो यही बोल रहा है कि, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। तो ये आरसी है भाई, ये जो स्टेटमेंट है ना, कथन, इसको अच्छे से पढ़ना और इसकी व्याख्या इन दोनों में मिलेगी। इसी इसी का बात को देखना, इसमें भी एक्सप्लेन इसी कर रहा है, इसी में भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है। आंसर ये इजी क्वेश्चन, ये आरसी वाले क्वेश्चन आने लगे पेपर 1 में, तो इनके चक्करों में मत पढ़ना, इनका लोड मत लेना, आराम से पेपर करना और आराम से पास हो जाना।